मॉडर्न हिस्ट्री के देखो सबसे पहले तो तीन पार्ट होते हैं, एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल। ठीक है, मैं तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा अभी। जैसे जो इंडिया की 1707 के बाद जो ये औरंगजेब मर गया था, तो उसके बाद की जो हिस्ट्री होती है ना, सारी मॉडर्न हिस्ट्री में आती है। मॉडर्न हिस्ट्री से मैं आज तुम्हें गांधी का टॉपिक करा रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन आते आते हैं। एक आध क्वेश्चन जरूर तुम्हारी किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। वही बताऊंगा गांधी का, उससे थोड़ा सा अलग बताऊंगा, उसमें थोड़ी कम चीजें और बताऊंगा। जैसे देखो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 को तो महात्मा गांधी का भी जन्म होता है। बर्थ हो गया, पेपर में ईयर आ सकता है, डेट भी आ सकती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, और बर्थ की प्लेस थी भाई पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे से इनका बर्थ हो गया। फिर इसके बाद 1893 ये ब्रिटेन चले जाते हैं लॉ करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं भी कि कौन से ईयर में गए थे लॉ करने के लिए, 1893 में गए थे। ठीक है, लंदन गए थे, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 9 जनवरी 1915 ये इंडिया में आ जाते हैं वापस। डेट याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आ जाते हैं वापस, अपनी लॉ लू करके। लंदन से साउथ अफ्रीका जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साउथ अफ्रीका से फिर ये इंडिया आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को इंडिया आ गए। अब इनकी याद में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। स्टैटिक का मान लो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी को किसकी याद में? गांधी जी की याद में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ भी रखा है कहीं से। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ गए। अब इंडिया तो था इस टाइम अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो ये आके देखते हैं, सिचुएशन इनको काफी ज्यादा बेकार लगती है कि भाई इंडिया इंडिया के बंदों के साथ अत्याचार वगैरह हो रहे थे, और ये भी इंडियन थे। तो आके इन्होंने देखा अंग्रेज तो बहुत बुरी तरीके से इंडियंस को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से इनका भी स्टार्ट होता है कि इंडिया को फ्रीडम कैसे दिलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आके इनको, ऐसा तो है नहीं आते ही सब हर जगह चले जाएंगे, हर जगह तो जा नहीं पाएंगे। तो इनको एक जैसे राजनीतिक सलाहकार के रूप में जरूरत होती है, तो गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं इनके सलाहकार, याद रखना, नाम याद रखना। ये राजनीतिक गुरु कह सकते हो कि मतलब गांधी जी को पॉलिटिक्स कौन सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। क्योंकि गांधी तो अपनी लॉ पढ़ के आए, इनको पॉलिटिक्स राजनीति से कोई संबंध तो है नहीं कि सरकारें वगैरह कैसे काम करती है, ये सब तो इनको पता है। लेकिन डील कैसे करनी है ग्राउंड लेवल पे, इनका कोई मतलब इतना रोल है नहीं। तो आएंगे तो ये जो है, ये यहाँ पे मतलब फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो फिर इनके राजनीतिक गुरु बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था पेपर में कि गांधी जी को राजनीति किसने सिखाई, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब आ गए, इन्होंने नींव रखी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भाषण दिया गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस में, यूपी में। ठीक है, पहला भाषण आने के बाद 1915 के बाद 1915 में दिया, कहाँ पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्लेस आती है तो याद रखना। फिर इसके बाद 1915 में आते हैं, 16 तक कुछ नहीं होता। 1917 में पहला आंदोलन करते हैं, क्वेश्चन आता है कई बार। कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ है? चंपारण नाम की जगह जो है बिहार में पड़ती है, ध्यान रखना। चंपारण बिहार में पड़ती है, नेपाल के बॉर्डर के पास, बिहार में। ठीक है, अब चंपारण सत्याग्रह ईयर याद रखना कब हुआ? 1917 में। पहला आंदोलन था जो गांधी जी ने कराया। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और चंपारण सत्याग्रह क्या क्या था?
यहाँ पे नील की खेती कराया करते थे अंग्रेज जो है, किसान जो थे यहाँ पे। और नील की खेती में ऐसा होता है जमीन खराब हो जाती है, अगर आपने एक बार नील उगा दी तो फिर जमीन खराब है, फिर उसमें कुछ और उग नहीं सकता। लेकिन उस टाइम क्या थी भाई, ब्रिटेन में चल रही थी मार्केट, जैसे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे टॉप पे था, तो वहां पे डिमांड थी कि कपड़ों वगैरह बन रहे थे, कपड़ों को रंगने के लिए। तो इसलिए इनको तो भाई मुनाफा देखना है अंग्रेजों को, इनको तो भाई नील चाहिए। तो जबरदस्ती यहाँ के किसानों से क्या हुआ करते थे, नील। नील उगवा रहे हैं और फिर उसके बाद उनके पैसे भी नहीं दे रहे। टैक्स वैक्स का सिस्टम बहुत बेकार था यहाँ पे, उतना ही उन पर टैक्स जोड़े जा रहे हैं, और उनके मतलब खाने के भी दिमाग खराब कर दिया था इन्होंने। बहुत ज्यादा उनकी अत्याचार करा करते थे ये अंग्रेज थे चंपारण मेनली इस एरिया में। और इस एरिया में क्यों क्या करते थे, क्योंकि यहाँ पे नील की खेती बहुत बढ़िया हुआ करती थी, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से सबसे ज्यादा सही एरिया ये था, तो इसीलिए ज्यादा फोकस उनका यहाँ हुआ करता था। ठीक है। तो अब गांधी जी 1917 में गए यहाँ पे, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करी इन्होंने। बिना लड़ाई के पहला आंदोलन इनका सफल हुआ था यहाँ पे, अहिंसा के मार्ग पर। खेती तो बंद नहीं करा पाए नील की, लेकिन ऐसा हुआ था कि जैसे जो खेती तो नील की अभी भी करा रहे थे अंग्रेज, लेकिन ऐसा था टैक्स वगैरह इन्होंने कम करा दिया था, और जैसे जो स्कीम्स वगैरह थी, जो जैसे टैक्स 80% है, तो इन्होंने उसको रिड्यूस करके 20% करा था, ऐसा करा था। लेकिन खेती पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, क्योंकि भाई पावर इनके हाथ में नहीं है ना वो। और जो किसानों के थोड़े से हक से उनको दिलवा दिए, जैसे एजुकेशन बेनिफिट दिलवा दिया कुछ, या बेनिफिट जितने मिलने चाहिए, अगर नुकसान होगा तो सरकार भरेगी, ये सब इन्होंने यहाँ दिलवा दिया था। ठीक है। 1917 के बाद 1918 नेक्स्ट आंदोलन है इनका, ध्यान रखना, वो है तुम्हारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये था, ऐसा हुआ था यहाँ पे, किसानों की फसल बर्बाद होगी, लेकिन सरकार क्या कह रही थी भाई, टैक्स दो हमें, हमें तो पैसे चाहिए। जब फसल ही बर्बाद होगी तो पैसे कहाँ से देंगे। फिर उन पर लोन चढ़ा दिया। तो यहाँ पे फिर गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह करा, और जो उनका पैसा था वो माफ करवाया था सरकार से, कि अगर सर फसल बर्बाद होती है किसान की, तो किसान फिर टैक्स नहीं भरेगा, क्योंकि उसकी तो कमाई नहीं हुई। ठीक है ना। वो भी इन्होंने भी यही करा था। इसके बाद एक अहमदाबाद मजदूर वाला, वो भी 1918 में ही। इसको अहमदाबाद सत्याग्रह कहा जाता है। फैक्ट्री का भी याद रखना, यहाँ पे फैक्ट्री से वर्ड सब रिलेट कर लेना, सारे क्वेश्चन आते हैं। अब भाई यहाँ के वो 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा, किसानों ने ये गांधी जी ने किसान मजदूर मजदूर जो फैक्ट्री में काम किया करते थे उनको सोशल बेनिफिट्स दिलवाए हैं, कि अगर मान लो कुछ काम करने के दौरान मजदूर के कुछ चोट वगैरह लगती है, तो उसको कौन करेगा, मालिक ही करेगा। और जैसे वहां ऐसा हुआ करता था, लेडीज को कम पे कर रहे हैं, जेंट्स को ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे खत्म कराया, सबको इक्वल पे दिया। और सोशल बेनिफिट दिलवाए हैं, कि जैसे मतलब मान लो कोई आपदा आ जाती है, तो मालिक ही उसको पैसे देगा और मालिक ही सब करेगा, जैसे आज के टाइम में भी होता है। सोशल बेनिफिट दिए जाते हैं। और टाइम से काम कराएंगे, इतने से इतने बजे तक छुट्टी कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा पे कराओ, अगर ओवर टाइम लगाया कोई मजदूर, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, डबल पे करना पड़ेगा। वो मतलब मेन मजदूरों को हक दिलवाए थे, याद रखना, 1918। ठीक है। इसके बाद इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तीनों सत्याग्रह समझ में आ गया। पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण। अब कोई कोई बुक्स में ना 1916 में लिखा होता है, 1916 में लिखा होता है। अगर ऑप्शन में 1917 नहीं है तो तुम 1916 टिक मारोगे, लेकिन एग्जैक्टली 1917, क्योंकि ऐसा होता है, मान लो दिसंबर में स्टार्ट हो गया आंदोलन, 25 दिसंबर में, 25 दिसंबर 1916 को मान लो स्टार्ट हो गया। ठीक है। और ये चल गया तुम्हारा 7 जनवरी 1917। 1917, तो कई किताबें क्या करेंगे, 1917 को सही मान लेंगे, कई 1916 को ठीक मान लेंगे। लेकिन अगर पेपर में तुम्हें दोनों ऑप्शन है, तो तुम 1917 पे टिक मारो। ठीक है ना। और अगर 1917 नहीं है, तो 1916 पे टिक मार देना, एक्सेप्शन है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो रही है। ऐसे सी इसी को सही मानती है वैसे। ठीक है। इसके बाद 13 अप्रैल 1919, ये भी डेट ध्यान रखना, इसमें गांधी जी का तो रोल नहीं है, लेकिन यहाँ वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये भी डेट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है।
हिस्ट्री गांधी जी से रिलेट करके पढ़ोगे तो सब याद रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या हुआ था, जो जनरल डायर था इसने निहत्ते किसानों पर क्या करा दिया था। लेकिन इससे पहले एक चीज और बतानी, तो 1919 रोलर एक्ट पास हो गया था, ये भी याद रखो। उसी के फिर ये आंदोलन होता, पहले ये याद रखो, रोलर एक्ट। अब जैसे 3 जगह गांधी जी की जीत हो चुकी है, अखबारों में छप चुका है, तो सब इंडियन के अंदर जोश भर चुका है कि हम भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। हर जगह प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं कि अंग्रेजों में आजादी तो जाओ यहाँ से, हर जगह प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं। अब अंग्रेज एकदम से तो जाएंगे नहीं, वो भी कुछ ऐसा कानून हथियार चलाएंगे कि इनको रोका जाए, क्योंकि हमारे को तो भाई फायदा हो रहा है, उनको तो फायदा हो रहा था गुलाम बना के। तो भाई उन्होंने 1919 में कर दिया रोलर एक्ट पास। ठीक है, रोलर एक्ट पास कर दिया। और तुम सोचोगे कि ये सारे सत्याग्रह सफल कैसे हुए, क्योंकि गांधी लो पढ़ के आए हुए हैं, अंग्रेजों को उसको सब नियम मालूम है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आंदोलन किया करता था कि भाई मेरे आंदोलन फेल हो ही ना। वो कोई ऐसा उल्लंघन करते नहीं था कि कोई या तो उसके ऊपर केस पड़े या कुछ मतलब गोली वली पुलिस वगैरह चलाए, वो ऐसा कुछ करते नहीं था। तो इसीलिए भाई इसके 3 आंदोलन सफल हो चुके हैं। अखबार अब छाप रही है इंडियन न्यूज़पेपर कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, अंग्रेज जो है हारे जा रहे हैं और इंडियन गांधी इंडियन है, तो हक दिलाया जा रहा है और इंडियन जो है भाई आजाद हो रहे हैं अब। तो इंडियन के अंदर जोश भर रहा है। तो 1919 में अंग्रेज बड़े दुखी हो जाते हैं कि भाई ऐसे तो धीरे धीरे सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और सारे खिलाफ हो गए तो हम तो बचेंगे, हमारा शासन तो नष्ट हो जाएगा। तो 1919 में वो रोलर एक्ट लेके आते हैं। अब रोलर एक्ट क्या है, अगर पुलिस को कोई भी शक हो गया कि हाँ भाई ये बंदा कुछ गलत क्रिएट कर रहा है, भड़का रहा है बंदों को, वो जेल में डाल देगी, कोई वारंट हो या ना हो, कुछ भी ना हो, बस सबके भी आप पे डाल दो जेल। तो इसलिए रोलर एक्ट पास हो गया। अब ये एक्ट तो गलत है, लोगों ने फिर इसके खिलाफ करने प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए बिना वारंट। सबसे मेन बात ये, बिना वारंट के जेल में डाल दो। टाइम पीरियड याद रखना, 2 साल के लिए। जैसे पुलिस को शक हो गया किसी भी एक्स वाई जेड बंदे पे कि भाई ये जो है भड़का रहा है, लोग कुछ भी कर रहा है, तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, कोई जरूरत नहीं, बस पुलिस की अपनी मर्जी चलेगी। बेशक तुम शरीफ हो, कुछ भी हो, उसने भाई हाँ भाई तुम ज्यादा फालतू बोलोगे चलो जेल में, बस ये काम है। तो भाई सब आंदोलन वगैरह कुचलने के लिए लेके, अब ये एक्ट तो गलत है, तो लोग इसके खिलाफ क्या करने लगे, प्रदर्शन, कि भाई ये तो बेकार है, इसको बंद करो। तो 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर होते हैं अमृतसर में। जनरल डायर याद रखना, जनरल डायर नाम आते हैं ये सब, तो इसलिए जनरल डायर नियत। अब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जलियांवाला बाग है वहां पे, जो जलियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर है, पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है। तो यहाँ पे क्या करता है जनरल डायर, जो है वहां का कमांडर होता है उस टाइम। ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये लगा देता है वहां पे वो एक, जैसे आज के टाइम में वो होता है लॉकडाउन वगैरह, तो ये मार्शल लॉ, हाँ मार्शल लॉ लागू कर देता है। जनरल डायर क्या करता है, मार्शल लॉ लागू कर देता है, मार्शल लॉ लागू कर दी इसने, मार्शल लॉ लागू कर दी अमृतसर के अंदर। अभी कब करी, 12-13 अप्रैल को जैसे गोली चलाई, 12 अप्रैल को लागू कर दी इसने मार्शल लॉ। मतलब 2-4 दिन पहले इसने मार्शल लॉ लागू कर दिया, एग्जैक्ट डेट आती नहीं और पता भी नहीं किसी को, मतलब इसने बोला कि मैंने मार्शल लॉ लागू कर रखी है। ठीक है, अब मार्शल लॉ में ऐसा होता है कि जैसे लॉकडाउन में कोई बाहर निकलेगा तो पुलिस वगैरह उसको मार के अंदर कर देगी। तो मार्शल लॉ में ऐसा है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, अगर मार्शल लॉ आपके एरिया में लागू है तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने क्या करा, वार्निंग बिना दिए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पता है मार्शल लॉ लगी हुई है, लेकिन वो फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि रोलर टैक्स के खिलाफ तो हमें प्रदर्शन करना ही है। तो रोलर टैक्स लगा हुआ है, मार्शल लॉ भी लागू है। अब इसने बिना इनको वार्निंग दिए सीधा आया, गेट बंद कराए साथ चारों के बाग के, और अपना भाई गोलियां चलवा दी ऐसे लोगों को, सीधा इसने ऐसा करा। ठीक है, फिर इसके खिलाफ कई बार केस भी चला कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो ये जीत जीत जाएगा, हार नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि भाई मार्शल लॉ लागू है, तो अकॉर्डिंगली तो भाई तुम चलाओगे गोलियां, अगर कोई मार्शल लॉ किसी भी एरिया में लागू है और कोई बाहर मतलब निकलेगा और लॉकडाउन के समय, तो तुम गोलियां चलाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो भाई बिल्कुल ठीक था, तो अंग्रेजों ने इसको कुछ कार्रवाई भी नहीं करी, और ये जो था बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है आज तक का। ठीक है, फिर इसके बाद इसका बदला तो खैर ले लिया था बाद में, उधम सिंह ने इसको मारा था, तो ये ध्यान रखना, उधम सिंह ने इसकी जो कोर्ट थी, कोर्ट में जाके मार दिया था, वो तो उससे क्वेश्चन नहीं आता, याद रखना बस इतना। ठीक है ना, मार्शल लॉ लागू थी, तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, फिर इसने गोलियां चलवाई थी ऐसे लोगों को। इसके बाद तुम्हारा अप्रैल के खिलाफ फिर भाई ऐसा हो जाता है, गांधी जी को बड़ा
अफसोस होते हुए ऐसे वैसे हो गया। तो इनके खिलाफ इसकी रोल टैक्ट के और इसके खिलाफ होता है भाई असहयोग आंदोलन सबसे ज्यादा मेन। ये सब चल रहा है। अब गांधी जी फिर आंदोलन करेंगे बिना मतलब कुछ करे, अहिंसा के, बिना लड़ाई वड़ाई लड़े। 1920 सबसे मेन पॉइंट है भाई। गांधी जी लीड कर रहे थे इसको, ठीक है, लेकिन इस प्रोटेस्ट को गांधी जी ने लीड नहीं करा, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है गांधी जी का, ठीक है। वो ये जरूर कह रहे थे भाई रोल टैक्स गलत है, लेकिन वो इसके खिलाफ आए नहीं कभी कुछ भी। असहयोग आंदोलन ये हुआ है तुम्हारा। गांधी जी इसको लीड कर रहे हैं 1920 में। और ये बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था, बिगेस्ट आंदोलन तुम इसको कह सकते हो, रिवॉल्यूशन बोल रहे कि अगर गांधी जी इसको वापस न लेते तो 1920 में देश आजाद हो जाता। 1857 से ही बड़ा आंदोलन था ये, इसी टाइम देश अपना आजाद हो जाता अगर गांधी जी इसको वापस न लेते। इसको वापस ले लिया था भाई। एक घटना बताऊं अब इसमें क्या हुआ। सारे लोगों का गुस्सा था भाई इसके खिलाफ कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई, अगर वो कुछ कर थोड़ी रहे तो गोली थोड़ी चला रहे हैं, जो तुम बिना बिना मतलब वार्निंग दिए और निहत्थे लोगों को गोलियां चला दोगे, ऐसे तो हमें भी हमारे भी चला दोगे। तो देश बहुत गुस्से में था। अब गांधी ने इसका फायदा उठा के ऐसे आंदोलन कर दिया। और इसमें तुम्हें एक बात याद रखनी, खिलाफत आंदोलन में यहाँ चल रहा था, वो भी याद रखना। इसके बाद ये अलग से बनाना खिलाफत आंदोलन 1919 में ही चल रहा है। 1919-20 है इसका, ठीक है। ये मेनली मुसलमानों का था, ध्यान रखना, मेनली मुसलमानों से रिलेटेड है। कुछ ऐसा चल रहा था, मुस्लिम्स का कुछ खलीफा वगैरह होता था, तो उसको जो अंग्रेज अंग्रेज थे इनका ही मतलब कई देशों पे शासन था, तो इन्होंने कोई तीसरे देश में जैसे मिस्र वगैरह में कुछ कर दिया था मुस्लिम्स का, मतलब धार्मिक से कुछ कर दिया था। तो उसके खिलाफ मुसलमान आंदोलन कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन में। यहाँ पे सारे मुस्लिम थे और कोई नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स के धर्म के खिलाफ ही कुछ हुआ था उस टाइम। मतलब इनको कोई राजा था उसको कुछ कर दिया था, वो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको लीड कर रहे थे दो नाम, कि खिलाफत आंदोलन को कौन लीड कर रहा था। लीड कर रहे थे दो नाम, ये जरूर याद रखना, यही लिख देता हूं। एक तो मोहम्मद अली, नाम आते हैं पेपर में कई बार आते हैं, शौकत अली। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुके हैं। मोहम्मद अली, शौकत अली, याद रखना। खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे हैं 1919 में। अब गांधी जी को ऐसे आंदोलन करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं भाई, इनके साथ करते हैं बातचीत कि भाई तुम ऐसा करो हमारे साथ भी आ जाओ, हमारा भी अंग्रेजों के खिलाफ है, तुम्हारा दुश्मन भी अंग्रेज है, दोनों मिल जाते हैं। और इसीलिए आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें रिलीजन का फिर रहता नहीं है, मुस्लिम भी आ गए, हिंदू भी आ गए। और इंडिया में दो ही धर्म रहते थे, मुस्लिम और हिंदू, तो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, और इसलिए आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने बोल दिया ठीक है हम भी ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, तो इनका फिर एक ही आंदोलन होता है, ऐसे आंदोलन। सारे के सारे फिर यही करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसलिए आंदोलन बढ़ जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। और 2 साल तक चलता है, फिर ये 1922 तक चलता है। 2 साल हो गए थे, बस 2-4 महीने की और थी कसर। अगर ये 2-4 महीने और चला दे तो देश यहीं पे आ जाता और कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसा हुआ यहाँ पे 1922 तक चला, सब इंडियंस ने कोर्ट वगैरह जाना बंद कर दिया, खेती करनी बंद कर दी, किसानों ने, सब कुछ बंद हो गया। अंग्रेजों की इनकम बिल्कुल जीरो, कोई 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 काम ही नहीं कर रहा, और उनको चाहिए पैसे। अंग्रेजों को मतलब बस पैसों से, और कोई मतलब नहीं है उनको शासन वासन से कोई मतलब नहीं, बस अपने पैसे आने चाहिए, और कोई चक्कर नहीं हो। सब कुछ बंद है, सारे काम धंधे बंद है, सब मतलब दुकान वुकान बंद करके बैठे हैं। टैक्स किससे लेंगे, किससे लेंगे टैक्स, कोई और टैक्स कलेक्शन करने वाला बंदा भी नहीं है कोई, क्योंकि भाई सारा के सारा पुलिस में कौन थे, इंडियंस ही थे। इंडियंस ही इंडियंस को मारे जा रहे, तो अब सारे के सारे खिलाफ हो रखे हैं, कोई है ही नहीं करने वाला। लोग कोर्ट और इनके सब बंद पड़े हैं, कोई मुकदमा नहीं चल रहा, कोई टैक्स नहीं भरा, कोई पैसा ही नहीं आ रहा कहीं से, मेन टैक्स वैक्स सब बंद पड़ा है इनका। तो इस टाइम क्या होता है, 1922 तक बड़े दुखी हो जाते हैं। तो मतलब ये छोड़ के जाने वाले होते हैं, चले जाते हैं, अगर 2-3 महीने और लग जाए तो ये चले जाते हैं, और बड़ा इंडिया जा जाता है। क्या होता है यहाँ पे 1922 में एक चोरी चोरा मूवमेंट हो जाती है। यहाँ क्या होता है भाई, कुछ जो मतलब प्रदर्शन कर रहे थे बंदे, वो एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, वो कि चोरी चोरा में होता है, ये ध्यान रखना।
पेपर में ये भी आता है। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, मैं पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब अंग्रेज भी हिंसा करते हैं, पुलिस को बोल देते हैं ओपन खुली छूट, अब जो भी प्रदर्शन करे मारो उनकी, क्योंकि भाई हिंसा हो चुकी है। अब अगर किसी भी आंदोलन में हिंसा हो गई तो ब्रिटिश लोग बोलेगी कि अब तुम पुलिस को बोलो कि भाई हमारे आर्मी को बोलो कि अब भगाओ, अब नहीं है हिंसा, अब अहिंसा के रूप में प्रदर्शन नहीं है, फिर ये अलाउड नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ये होगी हिंसा हो गई, यहाँ पे आग लगा दी, बेशक अंग्रेजों ने खुद ही लगाई हो, कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन अगर लगा दी आग, एक बार हिंसा हो गई है तो भाई फिर अब ब्रिटिशर्स कुछ नहीं करेंगे, आर्मी को ऑर्डर मिलेगा मारो भगाओ प्रोटेस्टर्स को, अब कुछ नहीं है, अब लाठियां चलाओ, जो मर्जी गोलियां चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांधी जी को पता चल गया अब गलती अपनी हो चुकी है, तो अब तो हमें फ्रीडम मिल नहीं पाएगी, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया इस घटना के बाद, क्योंकि उनको पता है अगर हम अब वो आंदोलन करेंगे तो फिर नुकसान ही नहीं करिए, क्योंकि फिर तो भाई गोलियां चलेंगी, बंदे मरेंगे और कुछ नहीं होगा फिर इंडियंस के साथ, तो इन्होंने आंदोलन वापस लिए यहाँ इस घटना के अकॉर्डिंग। अब ये तो लोग तो कहते हैं कि खुद ही अंग्रेजों ने आग लगाई थी, तो क्या पता लगाई हो, लेकिन फिर गांधी जी ने अपना आंदोलन यहाँ से वापस ले लिया। याद रखना तुम, चोरी चोरा स्थान याद रखना, यूपी में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, यूपी में चोरी चोरा पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, 1922 में। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत है इसमें, इतना नोट कर लो 1922 तक का क्या फ्रीडम चलती है, फिर आगे बता दूंगा। इसके बाद गांधी से इंपॉर्टेंट दो मोमेंट है, वो भी तुम याद रखना। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें ज्यादा बताना, 1930 याद रखना है इसको, ये याद रखो, बाकी मैं अलग से बता दूंगा तुम्हें इसका सब कुछ, और नमक सत्याग्रह वो सब बताओ, रिलेटेड है नमक सत्याग्रह से, याद रखना। छब्बीस मार्च से 7 ठीक है, नमक सत्याग्रह। देखो क्या हुआ, नमक कानून आ जाता है 1930 के आसपास, तो उसमें ये नमक पे रोक लगा देते हैं कि अब कोई भी इंडियन नमक नहीं बनाएगा। चलो मैं इसको कल बता दूंगा तुम्हें अच्छे से, बस तुम नोट कर लो। और इनकी फेमस बुक्स हैं, और एक और से एक तो ये आंदोलन हो गया, दूसरा बड़ा है सबसे असहयोग के बाद ये हो गया, तीसरा सबसे बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी याद रखना। 1942, इसकी बड़ी कहानी में बाद में बता दूंगा 1942। और इनकी फेमस बुक्स हैं जो भाई आती हैं पेपर में, ये और लिख लो। पहली बुक तो हिंद स्वराज, दूसरी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक बार देख के बताना और कौन सी 3-4 किताबें थी ना उसमें मैसेज में, एक तो ये है और जो भी बता दो, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और कौन सी है, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत है, हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज है, मेरे सपनों का भारत, सपनों का भारत, एक मिनट, अच्छा द स्टोरी भी आएगा इसके आगे, स्टोरी भी होती है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स, इससे पहले द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और कौन सी है, ग्राम वाली कौन सी थी, ग्राम स्वराज, दिखाना मेरे को कौन सी, स्वास्थ्य की कुंजी, स्वास्थ्य की कुंजी, ठीक। सबसे ज्यादा मेन आती है भाई ये वाली, सबसे ज्यादा जरूरी है ये, तो कोई याद रखो यार, ये और ये जरूर याद रखना, ये तीनों। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, नाम यही रहेगा, क्या लिखा हुआ है, हाँ यही है, नाम सेम रहते, किताबों के नाम नहीं बदलते, ठीक है।
कौन सी थी, हेल्थ स्वास्थ्य की कुंजी? बुक याद रखो बस। और मैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताओ, इतना ही होगा। बाकी होगा तो मैं कल बता दूंगा। चंपारण हो गया। वो तो पता ही होगा, ये नेशनल फादर है। ठीक है ना, नेशनल फादर है, ये तो पता ही होगा लिखने के बाद। बस ठीक है, इसको इतना ही रखो।